हाय डेवलपर्स, मैं हूं शुभम वर्मा। और आज हम लोग देखेंगे माई स्कूल में टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन। तो ऐसे कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन हैं जो कि सबसे ज़्यादा माई स्कूल में पूछे जाते हैं, तो उनमें से हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं। ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको ये जरूर मालूम चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज माई स्क्यूएल। माई स्क्यूएल क्या है कि एक मल्टी थ्रेड एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जो कि आप कह सकते हो करीब करीब 11 मिलियन इंस्टॉलेशन इसका अब तक हो चुका है। 11 मिलियन इंस्टॉलेशन मतलब कि आपका 1.1 करोड़ बार इसको इंस्टॉल किया जा चुका है। ये सब अब तक का आप कह सकते हो कि सेकेंड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस होता है। ठीक। और ये सबसे खासियत आप कह सकते हो ये सबसे खासियत इसकी ये होती है कि ये ओपन सोर्स है। मतलब हर कोई इसको यूज कर सकता है, हर कोई इसको इंस्टॉल कर सकता है बिना किसी पेमेंट के। तो अगर आपका एक छोटा सा एंटरप्राइज है या फिर आप कर सकते हो कि अगर आप इंडिविजुअल इसको यूज करना चाहते हो तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो बिना किसी प्राइस को पे किए हुए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी दूसरे डेटाबेस की, जैसे कि ओरेकल, ठीक है, तो ओरेकल में क्या होता है कि हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं, क्योंकि जो ओरेकल होता है वो काफी आप कह सकते हो कि उसकी एक बड़ी टीम होती है, तो उन मैनेज करने के लिए उसका जो कॉस्ट आता है तो वो उनको पे करना पड़ता है। तो उस वजह से ओरेकल जो होता है वो फ्री ऑफ सोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। लेकिन जो हमारा माइस्क्यूएल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है। और जो हमारा माइस्क्यूएल होता है वो आरडीबीएमएस होता है, मतलब कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जो हमारा ओरेकल होता है वो आरडीबीएमएस नहीं होता। और माइस्क्यूएल की एक और खासियत ये होती है कि ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जो कि जैसे कि विंडोज, लिनक्स या फिर यूनिक्स, ये सभी के लिए सुटेबल होता है। तो हम लोग इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर किसी भी डिवाइस पे हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। ये आप कह सकते हो कि आप एक तरह से कह सकते हो कि ये मतलब यूजर फ्रेंडली होता है, और साथ ही साथ ये मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेंडली होता है। मतलब कहीं भी इसको आसानी से यूज किया सकता है, ये इसके लिए कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। और जो हमारा माइस्क्यूएल होता है इसको सबसे पहले एक प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बनाया गया था, जो कि एक कंपनी थी माइस्क्यूएल एबी, उसके थ्रू ये ऑन किया था। बाद में इसको सन माइक्रो सिस्टम ने परचेस कर लिया था इस कंपनी को। और अब क्या हो रहा है कि जो सन माइक्रो सिस्टम है, ठीक है, उस कंपनी को ओरेकल ने परचेस कर लिया। तो अब माइस्क्यूएल जो है वो ओरेकल के ही अंडर में आता है, लेकिन ओरेकल के अंडर में आने के बाद भी ये अभी भी फ्री है। ठीक है, आगे देखते हैं टेक्निकल फीचर ऑफ माई। तो माई के कौन कौन से टेक्निकल फीचर्स हैं। तो सबसे पहला इसका जो फीचर वो ये है कि जो हमारा माई होता है वो मल्टी थ्रेड एसक्यूएल सर्वर होता है, जो कि वेरियस क्लाइंट और वेरियस क्लाइंट प्रोग्राम और लाइब्रेरी को सपोर्ट करता है। दूसरा क्या होता है, इसको यूज करना काफ़ी आसान होता है। इसको हम लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये हाईली फ्लेक्सिबिलिटी हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, मतलब जैसे चाहे हम इसको जहाँ पे यूज कर सकते हैं। कंपेटेबल ऑन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। मेमोरी एफिशिएंसी होती है, इसका परफॉर्मेंस जो होता है काफ़ी हाई होता है। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म में हम लोग इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात एक और है कि ये जीयूआई को सपोर्ट करता है, मतलब जैसे पीएचपी में एडमिन आपने शायद सुना होगा या आपने भी यूज भी किया होगा, तो वो इसका है कि जीयूआई होता है। तो जीयूआई के थ्रू भी हम लोग उसको आसानी से यूज कर सकते हैं। या फिर आई थिंक एक एक वेब बेंचमार्क करके कोई इसका एक ऑपरेटिंग मतलब एक सॉफ्टवेयर आता है। शायद हम लोग उसको आगे इंटरव्यू में देखेंगे, मतलब आगे आने वाले जो हमारा कुछ पॉइंट होंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कोई वर्क बेंच, सॉरी हाँ, वर्क बेंच नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोग उसके थ्रू भी हम लोग इस जीयूआई को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ माई। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हर चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं और हर चीज़ के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो हमने एडवांटेज तो देख लिया काफ़ी, अब इसके हम लोग डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो माई स्कूल इज नॉट वेरी इफिशियंट इन हैंडलिंग वेरी लार्ज डेटाबेस, मतलब कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेटाबेस होता है तो उसके लिए परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर पाता है।
ठीक है। दूसरा क्या है, MySQL वर्जन लेस देन 5.0 डू नॉट सपोर्ट कमिट, स्टोर प्रोसीजर एंड रोल बैक। मतलब कि जो MySQL का हमारा वर्जन है 5.0 से नीचे, उसमें कमिट, स्टोर प्रोसीजर और रोल बैक का जो टर्म होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। अब ये सब क्या होता है, ये सब एक अलग इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो अगर आप एक बोलोगे तो मैं इसके पे ऊपर भी अलग इंटरव्यू क्वेश्चन बना दूंगा। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये जानते हैं केवल कि जो MySQL का जो वर्जन है 5.0 से नीचे, उसमें कमिट, स्टोर प्रोसीजर और रोलबैक सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, MySQL डज नॉट हैव अ गुड डेवलपिंग एंड डिबगिंग टूल। मतलब इसके पास कोई अच्छा डेवलपिंग और डिबगिंग टूल नहीं होता, मतलब इसमें डिबगिंग करना काफी मुश्किल होता है। ठीक है। चौथा क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन जो होता है वो हमारा उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। पांचवा क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जो कि जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलपर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। मतलब कि जो हमारा ऑरेकल होता है उसमें हम लोग बहुत से काम जो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन MySQL में कुछ ऐसे लिमिटेशन होती हैं जो कि हम लोग उसके बियॉन्ड जाकर के वो परफॉर्मेंस मतलब परफॉर्म हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ डेटाबेस इन MySQL। तो MySQL में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कमांड यूज करते हैं, क्रिएट डेटाबेस यूजर। ठीक है, यूजर हमारा क्या होगा, डेटाबेस का नेम हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ टेबल इन MySQL। मतलब MySQL में टेबल हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। तो MySQL में टेबल क्रिएट करने के लिए इसका एक स्टेटमेंट होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, जो हम लोग टेबल का नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। वहां पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं अपना कॉलम का नेम, जैसे ये कॉलम का नेम ऑथर हो गया, टाइटल हो गया, टाइप हो गया, ईयर हो गया, ये सारे कॉलम के नेम है। ठीक है। अब ऑब्वियसली उनका डेटा टाइप भी होगा, तो इनके डेटा टाइप्स हो गए हैं, वैरकर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग वैरकर डिफाइन कर दे रहे हैं, और एक कैर भी होता है, तो इसके डेटा टाइप्स हो गए। उनकी एक लिमिट भी होगी कि कितने लिमिट तक वो डेटा को स्टोर कर सकता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 128, ठीक है, 16, 4। तो इस तरीके से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि हम कौन सा MySQL का इंजन यूज करने वाले हैं। तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, InnoDB यूज किया है। और भी बहुत सारे इंजन आते हैं, जैसे कि CSV होता है, ठीक है, MyISAM होता है, ISAM होता है। तो इसके बहुत सारे इंजन होते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे टेबल के अकॉर्डिंग या फिर हमारे डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज ब्लब इन MySQL। ब्लब क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। इसका यूज क्या होता है कि जो हाई अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लब का यूज करते हैं। अब ब्लब में भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइनी ब्लब होता है, ब्लब है, मीडियम ब्लब है, लॉन्ग ब्लब है। ठीक है। तो इन सभी को स्टोर करने के लिए हम लोग मतलब कुछ जो हाई लेवल के डेटा जो होते हैं, अब डेटा वो कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस और वीडियोस, ये सब जो होते हैं वो काफ़ी आप कह सकते हो कि हाई अमाउंट ऑफ डेटा इनके पास स्टोर होता है। तो इस टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग ब्लब का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट एन इंडेक्स इन MySQL। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि MySQL में इंडेक्स होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं। तो MySQL में जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स का यूज क्या आता है, जो हमारा सर्चिंग मैकेनिज्म होता है उसको फास्ट करने के लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। और इंडेक्सिंग के भी टाइप होते हैं, ठीक है, जैसे रेगुलर इंडेक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद प्राइमरी की हो गया, उसके बाद हमारा फुलफिल टेक्स्ट इंडेक्स हो गया, फुल टेक्स्ट इंडेक्स हो गया। तो ये सब हम क्या होते हैं, सभी इंडेक्स की मतलब कह सकते हो कि टाइप होते हैं। ठीक है। और हम लोग एक या एक से ज्यादा कॉलम में भी हम लोग इंडेक्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब इंडेक्स को क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसका क्रिएट करने का स्टेटमेंट है, अल्टर टेबल यूजर ऐड। यूजर मतलब क्या होगा, आपका जो टेबल का नेम हो गया, ऐड इंडेक्स ईमेल 10, मतलब ईमेल क्या हो गया, कॉलम का नेम हो गया। ये उसकी आप कह सकते हो कि मतलब उसका जो अमाउंट हो गया, मतलब कितना स्टोर तक डेटा को क्योंकि ये मतलब अमाउंट कैप्चर कर सकता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर MySQL व्यूज। व्यूज क्या है, एक तरीके से आपका वर्चुअल टेबल होता है। जो हमारा रियल टेबल होता है ये भी उसी तरह के टेबल होता है, लेकिन ये टेबल जो होता है हमारा वर्चुअल होता है। इसमें भी हम रोज और कॉलम को स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग व्यूज क्यों बनाते हैं, तो व्यूज बनाते हैं हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए और मेंटेनेबिलिटी के लिए।
ठीक है, इसका व्यू क्रिएट करने का भी एक स्टेटमेंट होता है। इस तरीके से हम लोग व्यू स्टेटमेंट, मतलब ये हमारा स्टेटमेंट है, इस तरीके से हम लोग व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्टेटमेंट क्रिएट व्यू, व्यू का नेम हो गया एज। अब हम ये हमारा जो एज होता है, ये हमारा कंडीशन बता रहा है किस टाइप के व्यू के लिए हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ बता रहा है कि सेलेक्ट कॉलम का नेम, कौन कौन से कॉलम को हमको व्यू में रखना है। ठीक है, फ्रॉम टेबल, कौन सा टेबल होता है, अगर आपकी कोई कंडीशन होती है तो आप यहाँ पे कंडीशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग माइस्क्यूल में व्यूज को क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर माइस्क्यूल ट्रिगर। ट्रिगर क्या आता है कि आप कह सकते हो कि एक तरीके का स्पेशल स्टोर प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये एक तरीके का स्पेशल स्टोर प्रोसीजर होता है जो कि अपने आप इन्वोक हो जाता है, मतलब कि अपने आप कॉल होता है। जैसे हम लोग इसको कोई भी एक फंक्शन है, जिससे कि हम लोग ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर का मतलब ही होता है कि ये चीज अपने आप कॉल होती है। जैसे ही इसका जो कंडीशन होता है फुलफिल होगा, ये अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइप के ट्रिगर हम लोग यूज करते हैं, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ठीक है, इतने टाइप से हम लोग जो हमारा ट्रिगर होता है उसको हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसकी कुछ मतलब आप कह सकते हो कि इसको डिफाइन करने के कुछ तरीके होते हैं कि हम लोग किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो तरीके क्या होते हैं, बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, बिफोर डिलीट और आफ्टर डिलीट। मतलब इतने तरीके से हम लोग, जो हमारा 6 टाइप का है, मतलब 6 तरीके से हम लोग जो हमारा ट्रिगर होता है उसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। बिफोर इंसर्ट का मतलब क्या होता है, इंसर्ट करने से पहले हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। आफ्टर इंसर्ट मतलब इंसर्ट करने के बाद हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। बिफोर अपडेट मतलब अपडेट करने के पहले हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। आफ्टर अपडेट मतलब कोई हमने रिकॉर्ड अपडेट किया उसके बाद हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। बिफोर डिलीट मतलब कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले हम लोग ट्रिगर कॉल कर सकते हैं। और आफ्टर डिलीट मतलब डिलीट मतलब कोई रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद हम लोग अगर कोई ट्रिगर हिट करना चाहें तो भी हम लोग इस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इज देयर एनी अपर लिमिट फॉर द नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल। मतलब कि क्या कोई ऐसा लिमिट होता है कि हम लोग एक टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो हाँ, इसकी कुछ तो लिमिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 4009 4096 कॉलम को हम लोग एक टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा टेबल इनो डीबी का होता है तो हम लोग केवल 1017 कॉलम ही वहां पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा नंबर ऑफ टेबल होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती क्रिएट करने की, हम लोग कितने भी नंबर ऑफ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे स्टोरेज पे, जहां हमने माइस्क्यूल को इंस्टॉल किया है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से हम लोग टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो टेबल है वो इनो डीबी है तो वहां हम लोग केवल 4 बिलियन टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज शेडिंग इन माइस्क्यूएल। तो शेडिंग मतलब होता क्या है, शेडिंग मतलब क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस होता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा टेबल होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, वो होता है हमारा शेडिंग। अब शेडिंग का यूज क्यों करते हैं, तो शेडिंग का यूज किया जाता है सपोज अगर हमारे पास डेटा जो है डेटाबेस है वो काफी हैवी हो चुका है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि चीजें थोड़ी स्लो हो रही हैं, तो हम क्या करते हैं उस डेटा को कुछ बैकअप रख लेते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, उसका कहीं बैकअप रख लेते हैं। तो जो डेटा का हमें जरूरत नहीं होता है, जो डेटा का हमें मतलब करंट टाइम जरूरत नहीं है, अगर कोई रिपोर्ट निकालना होता है तो हमें उस समय जरूरत पड़ती है उसकी। लेकिन करंट टाइम में अगर हमें इसको जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम लोग क्या करते हैं उस डेटा को बैकअप निकाले कहीं और रख लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारा मेन डेटाबेस है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इससे क्या होगा फिर से उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो बढ़ जाती है। तो शेडिंग मतलब यही होता है कि जो हमारा टेबल होता है उसको ब्रेक कर देना छोटे छोटे पार्ट में, जो हमारा डेटाबेस होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, ये होता है हमारा शेडिंग। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, शेडिंग मेक द डेटाबेस स्मॉलर। ठीक है, डेटाबेस को स्मॉल कर देता है, डेटाबेस को ये फास्ट कर देता है। ठीक है, और डेटाबेस मच मोर इजिली मैनेजेबल, डेटा को जो मैनेज करना होता है वो काफी आसान हो जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन समटाइम मतलब कि शेडिंग कैन बी ए कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन समटाइम। हाँ, इसको जो जो हमारा शेडिंग होता है ये कभी कभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा मेन डेटाबेस है हम लोग उसको ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको ब्रेक करने में थोड़ा हमें सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कहीं डेटा लॉस ना हो जाए, कहीं कोई डेटा डिलीट ना हो जाए, या फिर कहीं कोई डेटा गलती से कुछ मतलब आप कह सकते हो करप्ट ना हो जाए। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें
ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा जो शेडिंग होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होती है। ठीक है। शेडिंग रिड्यूस द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ द डेटाबेस, मतलब कि जो डेटाबेस को मैनेज करने का जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा ये रिड्यूस कर देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांजेक्शन इन माइस्क्यूएल। माइस्क्यूएल में ट्रांजेक्शन क्या होता है? तो जो भी हमारे माइस्क्यूएल में ऑपरेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सेलेक्ट होता है, इंसर्ट होता है, ठीक है, अपडेट होता है, फिर डिलीट जो होता है, या फिर जो भी हम क्वारीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये सभी मेरे क्या है, ये सभी तरीके का ट्रांजेक्शन है। ठीक है। और इस ट्रांजेक्शन में आप कह सकते हो कि एक मेन क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हो कि एक तरीके का मेन एक्शन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि मेन क्राइटेरिया होती है जिसको हम बोलते हैं कमिट और रोल बैक। ठीक है। सपोज आप एक क्वारी क्वारी परफॉर्म कर रहे हो इंसर्ट का, ठीक है, या फिर आप क्वारी परफॉर्म कर रहे हो अपडेट का। अब सपोज आप कैसे आप उसी को, सपोज आप जो भी परफॉर्म कर रहे हो, जो भी आप इंसर्ट डेटा कर रहे हो फिर अपडेट कर रहे हो, आप इस चीज को इंश्योर कैसे करोगे कि जो भी मेरा काम हुआ है वो सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं, मेरा डेटा प्रॉपर डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है कि नहीं, प्रॉपर प्रॉपर टेबल में इंसर्ट हुआ है कि नहीं। उस चीज के लिए होता है क्या है, कमिटेड। मतलब जो कमिट नाम का जो हमारा इसका एक टर्म होता है, जो फंक्शन होता है, वो बताता है कि जो भी वो हमें क्या कर देगा, सक्सेसफुली रिटर्न कर देगा ट्रू या फॉल्स। अगर सब कुछ सक्सेसफुली डेटा वहां पे जा चुका है, डेटा इंसर्ट हो चुका है, तो हमें क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, मतलब आपका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद एक टर्म होता है रोल बैक। रोल बैक क्या होता है कि सपोज जो डेटा हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन का यूज किया जाता है जब हम लोग कोई बल्क ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब हम लोग ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब सपोज होता क्या है कि मान के चलिए अगर हम 10 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं, या फिर 10 रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस 10 रिकॉर्ड में से कोई एक रिकॉर्ड गलती से सक्सेसफुली परफॉर्मेंस उसका नहीं हो पाया, मतलब वो फेल हो गया, तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, जो हमारा कमिटेड रहेगा, जो हमारा कमिट फंक्शन होगा वो क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। लेकिन अब जो डेटा जा चुका है वो डेटा तो मतलब अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई कौन सा डेटा मेरा गया, कौन सा डेटा नहीं गया। तो हम क्या चाहेंगे कि भाई जो भी मेरा डेटा अब तक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो फिर से रोल बैक हो जाए, मतलब फिर से अंडू हो जाए। उस केस में जो हमारा रोल बैक का नाम का जो टर्म होता है, जो फंक्शन होता है, वो हमारा वर्क करता है। तो यह करेगा कि जो भी हमारा ट्रांजेक्शन फेल हुआ, अगर किसी ट्रांजेक्शन फेल हो चुका है या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पूरे डेटा को कर देगा रोल बैक। और अगर सक्सेसफुल सब कुछ हो चुका है, तो जो हमारा कमिटेड होता है वो हमें दे देगा रिटर्न ट्रू। और उस केस में हमारा जो रोल बैक होगा वो आप कह सकते हो कि एक्शन में नहीं आएगा। ठीक है। इसकी कुछ आप कह सकते हो प्रॉपर्टी होती है, जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चन कवर किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया है। और ये आपको और साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड होंगे उनको भी काफ़ी हेल्प कर सकता है ये जानने में कि माइस्क्ल में किस किस टाइप के इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।